यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ओके, तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है? लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। वी आपका ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस है। इसमें हम यू का नॉर्म डिफाइन कैसे करते हैं? रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू। ओके, कोई भी वेक्टर है यू वी का, उसका नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर स्पेस वी और नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं किसी भी वेक्टर यू का, अगर नॉर्म इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नॉर्म ऑफ यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड नॉर्म यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ यू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नॉर्म इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव और ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर यू ज़ीरो है, और अगर यू ज़ीरो है तो नॉर्म यू क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। नॉर्म ऑफ ए यू इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म यू, जहाँ पर ए हमने कहाँ से लिया? फील्ड से लिया है। देखो वी आपका वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड होगा, तो उस फील्ड में से हमने स्केलर ए लिया है। नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी। यू और वी कोई भी दो वी के वेक्टर्स हैं। अगर नॉर्म इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है सभी वेक्टर्स के लिए, देन वी विल बिकम ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो आपका वी जो वेक्टर स्पेस था उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहेंगे। वो एक स्पेशल स्पेस बन जाएगा जिसका नया नाम होगा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल। प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रूव करना है कि जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होते हैं वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होते हैं, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो वी हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया, यू और वी दो वी के वेक्टर लिए और ए कोई हमने स्केलर लिया। ये हमने यू का नॉर्म डिफाइन कर दिया। इस तरह से यू का नॉर्म डिफाइन है। अब देखो वी आपको ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, मतलब कि इस पे जो इनर प्रोडक्ट है ये इनर प्रोडक्ट की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इनर प्रोडक्ट की? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इनर प्रोडक्ट यू कोमा यू हमने क्या डिफाइन किया? नॉर्म ऑफ यू। इट इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सो नॉर्म यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। और ये कब ज़ीरो होगा? मतलब नॉर्म यू तब ज़ीरो हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर डिफाइन की थी वो सेटिस्फाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी लो, नॉर्म ऑफ ए यू का स्केयर। देखो जिस तरह से हमने नॉर्म को डिफाइन किया है हम इसको कैसे लिखेंगे? इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा ए यू। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ आप कर चुके हो। फर्स्ट का स्केलर वैसे ही बाहर आ जाएगा और सेकंड का जो स्केलर है उसका बार बाहर आएगा। अब ए इंटू ए बार को आप लिख सकते हो मोड ऑफ ए का स्केयर। ओके, तो ये आपका स्केक बना गया। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड स्केयर रूट लोगे तो ये स्केयर इधर कैंसिल, यहाँ पर ये स्केयर कैंसिल, तो नॉर्म ए यू इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू। ये आपकी नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्केयर लेंगे। इट इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू प्लस वी कॉमा यू प्लस वी। देखो इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी से इसे हम लिख सकते हैं यू कोमा यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी। फिर हम इसको भी इसी तरह से यू कोमा यू कोमा वी कोमा यू वी कोमा वी। इट इज़ नॉर्म यू स्केयर, इट इज़ नॉर्म वी स्केयर, इट इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। और यहाँ पर अगर हम वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर बार आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का बार। अब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कंजुगेट इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये दोनों ऐड होके आपके बन जाएंगे टू रियल पार्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी। Now real part of u comma v is always less than equal to mode of inner product of u comma v। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो उसके मॉड्यूलस से लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो रियल पार्ट की जगह जब हमने मॉड्यूलस लिखा तो रियल पार्ट वाली साइड लेस का साइन आएगा। अब कोशिश इनइक्वालिटी से दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू नॉर्म वी। ये क्या बन गया? देखो नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी का होल स्केयर। फिर से हम स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड्स, तो नॉर्म ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की जो भी तीनों प्रॉपर्टीज इसने डिफाइन की थी वो तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं। सो यू कैन से दैट वी इज ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। तो कोई भी अगर वेक्टर स्पेस अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस अपने आप हो जाएगा। बट ये कह रहा है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि कोई भी वेक्टर स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बन जाए।
तो हमने वेक्टर स्पेस लिया, यहाँ पर हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर स्पेस विच इज़ नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस बट नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आर स्क्वायर हमने एक वेक्टर स्पेस लिया, इस पर हमने नॉर्म डिफाइन किया। नॉर्म यू की वैल्यू है मोड u1 और मोड u2 की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये हमने नॉर्म u का नॉर्म डिफाइन कर दिया। अब u क्योंकि आर स्क्वायर से आ रहा है तो u के इस तरह से दो कंपोनेंट होंगे, u1, u2। ये दोनों रियल नंबर है, इनमें से जिसका भी मोड मैक्सिमम होगा वो हमारी नॉर्म u की वैल्यू है। बट it is not possible to define an inner product such that norm u inner product of u comma u is equal to norm u square। लेकिन हम इस पे देखो इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u comma u आपका नॉर्म u का क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। ओके, hence every normed vector space is not an inner product space। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होगा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ए वेक्टर u, v का एक वेक्टर है u, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू v। हम एक और वेक्टर v का है, v हम कब कहेंगे u v का ऑर्थोगोनल है, या हम इस तरह लिखेंगे u इज ऑर्थोगोनल टू v इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0। अगर u और v की इनर प्रोडक्ट 0 है देन वी विल कॉल दैट u इज ऑर्थोगोनल टू v, और हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो अगर u और v की इनर प्रोडक्ट आपकी 0 आ रही है तो क्लियरली v और u की इनर प्रोडक्ट भी आपकी क्या आएगी, 0 आएगी बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो u इज ऑर्थोगोनल टू v इफ एंड ओनली इफ v इज ऑर्थोगोनल टू u। ओके, अब जो 0 वेक्टर है उसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आती है, 0 आती है। तो 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। ये कुछ डेफिनेशंस है। लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ V, W V का एक सबस्पेस है। एनी वेक्टर U इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू सबस्पेस W। हम किसी भी वेक्टर को पूरे के पूरे सबस्पेस W के परपेंडिकुलर कब कहेंगे, इफ U कॉमा W इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। अगर U की इनर प्रोडक्ट W के सभी वेक्टर्स के साथ 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, U पूरे के पूरे स्पेस का ही परपेंडिकुलर है। एक भी वेक्टर W में ऐसा नहीं है जिसके साथ U की इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रही है। ओके, अब W1 और W2 दो सब स्पेसिस हैं, अगर उनके सभी वेक्टर्स की म्यूचुअल इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, W1 इज ऑर्थोगोनल टू W2, या ये आपस में कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। ओके, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। W का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W बोलते हैं इसे। W कॉम्प्लीमेंट में V में से वो वेक्टर्स आएंगे जिनकी W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर ऑल W। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये स्किप नहीं होनी चाहिए। मान लो W में W1, W2, W3 से लेकर WK तक वेक्टर है। ठीक है, U की W1 से भी इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, U की W2 से भी इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, लेकिन U की किसी WI के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रही तो U इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। सबके साथ U की इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तब ही U इसके कॉम्प्लीमेंट में, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ध्यान रखने की होती हैं। तो दिस इज रीड एज W परपेंडिकुलर, इसे हम W परपेंडिकुलर भी रीड करते हैं और इसे हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो U इक्वल टू AB एंड V इक्वल टू CD बिलोंग टू C स्क्वायर। C स्क्वायर मतलब कि ये जो दोनों आएंगे ना, ये दोनों कंपोनेंट होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। U और V की इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन कर रहा है A C बार प्लस B D बार, इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर्स हैं Z1 और Z2 ये ऑर्थोगोनल है, क्योंकि जब आप इसकी इनर प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड आउट करोगे, A यहाँ पे 5 है, C 7 आयोटा है तो इसका बार -7 आयोटा हो जाएगा, B 7 है और D -5 आयोटा तो इसका बार 5 आयोटा। तो ये देखो ऐड करके 0 आ गया, मीन्स इन दोनों की इनर प्रोडक्ट आपकी 0 आ रही है। सो Z1 एंड Z2 आर ऑर्थोगोनल, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, let W be an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space V। W एक ऑर्थोगोनल सेट है जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो हमें शो करना है W कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो W
में हमने ये ले लिए n वेक्टर्स ले लिए u1 u2 un। ठीक है, ये एक ऑर्थोगोनल सेट हमें गिवन है नॉन जीरो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस V में। हमें इंडिपेंडेंट शो करना है। इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कम्बिनेशन हम जीरो के इक्वल लेंगे, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un इक्वल टू जीरो। इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा ai ui i फ्रॉम 1 to n इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर हम ए आई यू आई सिग्मा की किसी भी वेक्टर यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। यहाँ पर जे इसमें से 1 to n में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल सेट दिया हुआ है, मतलब इसके सभी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। बट यू आई यू जे इक्वल टू जीरो, ऑल आई एक्सेप्ट आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ए आई यू आई कोमा यू जे इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये फर्स्ट वेक्टर के साथ ये स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, यू आई यू जे इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज अब सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ए आई यू आई यू जे इक्वल टू जीरो। देखो इसको मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। आई फ्रॉम 1 to a1 आएगा पहले, u1 यू जे, a2 u2 यू जे, अप टू देखो बीच में ये ए जे भी आएगा, यू जे यू जे, क्योंकि यू जे इनमें से ही कोई एक है, और अप टू ए एन यू जे। देखो u1 यू जे, u2 यू जे, un यू जे, वो तो सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये सेम वाला बचेगा, ए जे यू जे इक्वल टू जीरो। ओके, अब क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है, अगर ये भी जीरो हो गया, ठीक है ना, तो यू जे आपका जीरो बन जाएगा। सिंस यू जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यू जे तो आपका जीरो है नहीं, ये सारे नॉन जीरो वेक्टर है, मीन्स इसकी इनर प्रोडक्ट भी जीरो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, ये ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको जीरो बनाने के लिए यू जे को जीरो बनना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इनर प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली यू इक्वल टू जीरो। दो सेम वेक्टर की इनर प्रोडक्ट तभी जीरो आएगी जब वेक्टर जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है, तो ये चीज़ जीरो होनी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ए जे जीरो होना चाहिए, ओनली यही पॉसिबिलिटी है। अब जे क्या है, इनमें से कोई भी हो सकता है, 1 2 3 n। इट मीन्स a1 a2 an these all are equal to zero and this set is linearly independent। तो कोई भी ऑर्थोगोनल सेट होगा नॉन जीरो वेक्टर्स का, वो हमेशा कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट देखिए, लेट डब्ल्यू इक्वल टू x1 x2 xn। डब्ल्यू एक वेक्टर सेट है, इसमें ये n वेक्टर्स हैं, ये भी ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का, वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट स्पेस V में। एक वेक्टर y हमने लिया V में से, वेक्टर स्पेस V में से लिया, सच दैट y बिलोंग्स टू एल डब्ल्यू। y क्या है, w के लीनियर स्पैन को बिलोंग करता है, मीन्स y को आप w के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो आपको शो करना है y इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट y कोमा एक्स आई अपॉन नॉर्म एक्स आई स्क्वायर इंटू में एक्स आई। ओके, ये ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का। तो ऑर्थोगोनल सेट है, तो इनमें से किन्हीं भी दो की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, सेम के लिए जीरो नहीं होगी, मतलब यही चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है ना, यहाँ पर देखो यूज़ किया कि x1 कोमा x1 जीरो नहीं आएगा, वो तो तब जीरो आएगा जब x1 जीरो बन जाएगा, लेकिन ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो सेम जीरो नहीं होंगे, लेकिन किन्हीं भी दो की आपस में एक दूसरे से इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी। यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाली थ्योरम में यूज हुआ है। अब y आपको दिया हुआ है कि y एल डब्ल्यू में है, मीन्स y को आप w के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो y को आप लिख सकते हो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ए आई एक्स आई। नाउ अब हम y और x के की इनर प्रोडक्ट लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर दी, ये देखो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ए आई एक्स आई कोमा एक्स की, जहाँ पर k क्या है 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सिग्मा ए आई बाहर आ जाएगा, एक्स आई कोमा एक्स की। अब फिर ये देखो, जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया था ना पिछली थ्योरम में, सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया था, सेम उसी तरह से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, जब तक ये डिफरेंट आएंगे x1 xk x2 xk xn xk, तब तक तो सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ एक समेशन की i की एक वैल्यू पे ये नॉन जीरो रहेगा, a के एक्स के कोमा एक्स के। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्म ऑफ एक्स के का स्क्वायर, तो ये उधर डिवाइड में चला गया, तो ए की आपका इसके इक्वल आ गया। ये आप वैल्यू यहाँ के की जगह आई भी हो सकता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपकी क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ओके,
नेक्स्ट देखिए, लेट डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट इज ए सबस्पेस ऑफ वी। तो डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, वी का एक सबस्पेस हो जाएगा। अब डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में वी से वो वेक्टर्स आएंगे जिनकी डब्ल्यू के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वी कोमा डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके, अब जो जीरो वेक्टर है वो हमेशा डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर की डब्ल्यू के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। तो डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू फाई, एम्प्टी नहीं है ये। अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए वन स्टेप टेस्ट क्या है जो आप हमेशा यूज करते हो, कोई भी दो वेक्टर हम उसमें से लेके चलेंगे, ए और बी कोई भी दो स्केलर लेंगे, अगर ए यू प्लस बी वी उसको बिलोंग कर रहे हैं तो वह सबस्पेस है, अदरवाइज वो सबस्पेस नहीं है। तो v1 और v2 हमने तो डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट के वेक्टर लिए, ए और बी कोई भी दो स्केलर लिए। अब v1 कहाँ से आया है, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट से आया है, तो v1 की डब्ल्यू से इनर प्रोडक्ट जीरो हो गई डब्ल्यू के सभी वेक्टर्स के साथ। v2 भी डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट से है, तो v2 की भी डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर ये डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू का कोई भी वेक्टर हो सकता है। नाउ ए वी वन प्लस बी वी टू कॉमा डब्ल्यू, वैक्टर स्पेस की सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये ऐड होके क्या बन गया, जीरो। तो ए वी वन प्लस बी वी टू की भी डब्ल्यू के वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सो ए वी वन प्लस बी वी टू ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, और यही आपकी सबस्पेस होने की कंडीशन है। हेंस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, लेट डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट इज ए सबस्पेस ऑफ V। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट तो आपने अभी अभी प्रूव कर दिया V का सबस्पेस है। डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें वो वेक्टर्स आएंगे जिनकी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट के वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। यहाँ आप डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके जो वेक्टर्स आएंगे वो डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में से आएंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, लेट डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। डब्ल्यू क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस V का सबस्पेस है। W1 W2 WN इज ए बेसिस ऑफ W। W1 W2 WN क्या है, W का एक बेसिस है, ठीक है। देन W बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट, ये जो स्मॉल W है ये W के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कब करेगा, इफ एंड ओनली अगर इसकी बेसिस के भी सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट आप जीरो दिखा देते हो, तो ये आप W के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर जाएगा। ओके, फॉर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है ना। अगर W की आप स्मॉल w की, देखो हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या की है कि W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए, लेकिन थ्योरम क्या कह रही है, सिर्फ बेसिस के वेक्टर्स के साथ भी आप इनर प्रोडक्ट जीरो शो कर देते हो तो भी ये आपका W के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा वेक्टर। तो देखो S हमने बेसिस लिया W का, विच इज़ ए सबस्पेस, जो हमें ऑलरेडी एक सबस्पेस गिवन है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। स्मॉल W हमने W के कॉम्प्लीमेंट में से एक वेक्टर लिया, ठीक है। अब S क्या है, W का बेसिस है, यानी कि बेसिस के एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली W में से ही आएंगे। अब W हमने कहाँ से लिया, W के कॉम्प्लीमेंट से लिया है, तो W की कैपिटल W के सभी एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। अब WI क्या है, वो W को ही, ये सारे वेक्टर W में से ही हैं जो बेसिस के हैं, तो W की उन सब के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट S इज ए कन्वर्स पार्ट देखेंगे, अब इसका S W का एक बेसिस है, W आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस V का एक सब स्पेस है, ठीक है। W हमने V से कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर उठा लिया, हम शो करेंगे कि W की अगर बेसिस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो भी ये W के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो W की आपने बेसिस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या ले ली, जीरो ले ली। ओके, अब V किसका वेक्टर है, W का, और S क्या है, W का बेसिस है, तो V को आप W1 W2 WN का क्या लिख सकते हो, लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि V को आप लिख सकते हो सिग्मा I फ्रॉम 1 to n AI WI। अब W की हम इनर प्रोडक्ट V के साथ लेते हैं, W सिग्मा I फ्रॉम 1 to n AI WI, ये बाहर आ जाएगा, बाहर लग के WWI, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन जब आप लोगे
तो डब्ल्यू की बेसिस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, समेशन ऐड होके क्या बन जाएगा जीरो। तो डब्ल्यू की वी से इनर प्रोडक्ट भी क्या आ गई जीरो। अब वी क्या था, डब्ल्यू का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर था, मतलब डब्ल्यू किसको बिलोंग कर गया, डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट को। इट मीन्स कि जिस वेक्टर की बेसिस के सभी वेक्टर के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाती है वो आपका उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। ये वेक्टर्स गिवन है 3, u1 u2 u3 क्लियरली दिख रहा है ये सी क्यूब को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं ना। सबका नॉर्म निकालना है, शो करना है वी जो एक वेक्टर है u1 और u2 के ऑर्थोगोनल है। एक वेक्टर ऐसा निकालना है जो u1 और u2 दोनों के साथ ऑर्थोगोनल हो। तो नॉर्म आपको पता है, नॉर्म ऑफ u1 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट u1 कोमा u1। तो सी क्यूब में हम इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन करते हैं, इनके कंपोनेंट की 1 इंटू 1, 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा। देखो इस तरह डिफाइन होती है ना इनर प्रोडक्ट, a1 बार, a2 बार, a3 बार। इस तरह हम u2 और u3 का भी नॉर्म निकाल लेंगे। अब हमें शो करना है v u1 की ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल शो करने के लिए इनकी इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो v का कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट का बार, इसका दूसरा कंपोनेंट और इसके दूसरे कंपोनेंट का बार, फॉर्मूला वहीं लगेगा। इसका तीसरा कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट का बार, ये ऐड करके क्या आ गया जीरो, मीन्स ये ऑर्थोगोनल है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो u1 और u2 दोनों के साथ ऑर्थोगोनल हो। वो वेक्टर हमने ABC मान लिया जो u1 के साथ भी ऑर्थोगोनल है, मीन्स u, u1 इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, और u3 के साथ भी ऑर्थोगोनल है। ओके, तो u, u3 इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो u और u1 की इनर प्रोडक्ट, इसका कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट का बार, इसका कंपोनेंट, इसके दूसरे कंपोनेंट का बार, इसका तीसरा कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट का बार। ये एक इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को ABC के लिए हमने सोल्व कर लिया। तो ये जो ABC के कंपोनेंट ही आ गए -3 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, 1 प्लस 5 आयोटा। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया विच इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ u1 एंड u3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, W1 और W2 दोनों V में कंटेंट कर रहे हैं। तो शो करिए 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू V कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। W1 अगर W2 में कंटेंट कर रहा है तो W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा, एंड W इंटरसेक्शन W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट देखिए आप, बाय डेफिनेशन ऑफ W का कॉम्प्लीमेंट, किसी के भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कौन से वेक्टर आते हैं। ठीक है, 0 के कॉम्प्लीमेंट में कौन से वेक्टर आएंगे जिसकी इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। अब आपको पता है कि V का कोई भी वेक्टर उठा लो उसकी 0 से इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, मतलब 0 के कॉम्प्लीमेंट में V के सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, V। ओके, V का कॉम्प्लीमेंट, अब V के कॉम्प्लीमेंट में V में से ही कौन से वेक्टर आएंगे जिसकी V के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब U की खुद से इनर प्रोडक्ट कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। दोनों वेक्टर V के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होनी कभी भी पॉसिबल नहीं है अनलेस इट इज़ 0 वेक्टर। तो V का कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा ओनली 0 वेक्टर। नेक्स्ट W1 W2 में कंटेंट कर रहा है, हमें शो करना है W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 के कॉम्प्लीमेंट में है। अब एक सेट को दूसरे सेट में कंटेंट कैसे दिखाते हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है। हम इसका एक वेक्टर लेके चलते हैं और वो प्रूव कर देते हैं इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट इसमें कंटेंट प्रूव हो जाएगा। तो स्मॉल w हमने W2 के कॉम्प्लीमेंट का एक वेक्टर लिया। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि W जो है वो W2 का ऑर्थोगोनल है, मीन्स इसकी W2 के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। W2 के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। W2 किसको कंटेन कर रहा है, W1 को। तो इसमें कौन से वेक्टर आएंगे, वो ऑलरेडी W2 में से आ चुके हैं। तो इस W की जब इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो चुकी है तो इसमें तो इसी में से ही, उन्हीं में से ही कुछ वेक्टर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली W की W1 के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि W की इसके सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ चुकी है, स्मॉल W की। इसमें तो इसी में से ही कुछ वेक्टर आ रहे हैं, उन सब के साथ भी W की इनर प्रोडक्ट 0 ही आएगी।
तो W1 के सभी वेक्टर्स के साथ भी W की इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो W किसको बिलोंग कर रहा है, W1 के कॉम्प्लीमेंट को। अब लेके हम चले थे इसका वेक्टर, प्रूव इसका कर दिया, सो दिस इज कंटेन्ड इन दिस। नेक्स्ट हमें इनकी इंटरसेक्शन 0 वेक्टर दिखानी है। हमने एक स्मॉल W ले लिया जो W में भी है और कॉम्प्लीमेंट में भी है, मीन्स W की इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, मीन्स W की W के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू 0, तो ये W आपका 0 आ गया। हैंस इंटरसेक्शन ऑफ W एंड W कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, बाकी हम कल करेंगे।